नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मोदी सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को 4 नए कोड्स में मिला तो दिया, लेकिन देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने जो है केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लेबर कोड को लेकर क्यों विवाद बढ़ रहा है, इसकी करेंगे पड़ताल। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत। धन्यवाद विशाल। आज देश भर में सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड के खिलाफ हजारों मजदूर जो है सड़कों पर उतरे। सभी बड़ी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर इन कानूनों को मजदूर विरोधी और कंपनी हितैषी बताया। यूनियन क्यों नाराज है, सरकार क्या कह रही है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे भारत की टेलीकॉम कंपनियों की जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल आने वाले 3 से 5 सालों में करीब 2.5 से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग कर रही है। पैसा कहां खर्च होगा, इससे हमारा और आपका यानी आम लोगों को क्या फायदा होगा, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अंतिम में चर्चा करेंगे नीति आयोग की सिफारिश। नीति आयोग ने सरकार से भारत में इंस्पेक्शन राज यानी जो है लाइसेंस, परमिट और रोज रोज की जो जांच पड़ताल वाला जो सिस्टम है उसको खत्म करने की मांग की है। नीति आयोग से इस बड़े प्रस्ताव को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। मोदी सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉज को मिलाकर 4 नए कोड बनाए जो शुक्रवार से लागू कर दिए गए। नए कानून से कर्मचारियों को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ही ग्रेच्युटी का फायदा देने की बात कही गई है। इसके अलावा ग्रेच्युटी की लिमिट जो है 20 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है, जो कहा जा रहा है कि टैक्स फ्री रहेगा। इसके अलावा ओवर टाइम पर 2 गुना वेज देने और हर 20 दिन काम करने पर 1 दिन की पेड लीव देने की बात कही गई। सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि नए लेबर कोड से करोड़ों मजदूरों और कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन आज देश भर में हजारों मजदूर जो हैं सड़कों पर उतरे। सभी बड़ी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर इन कानूनों को मजदूर विरोधी और कंपनी हितैषी बताया। प्रवीण सर, मजदूर संगठनों का कहना है कि नए लेबर कोड से कंपनियों को कामगारों को निकालना आसान हो जाएगा, हड़ताल और यूनियन बनाना मुश्किल हो जाएगा, फिक्स टर्म और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ेंगी और परमानेंट जॉब और जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी। पूरा मामला है क्या बॉस? आफ्टर मतलब मेरा वही रिटोरिक सा एक सवाल रहता है सर कि जो भी सरकार ला रही है, या 8वें वेतन आयोग को लेकर आप कहिए या मजदूरों से रिलेटेड अगर जो लेबर लॉज लाई जा रही हैं, तगड़ा जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या फ्लॉज है? ये मजदूर संगठन तो कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं पहले हमसे सिफारिश क्यों नहीं ले लेते हैं, हमसे राय मशवरा क्यों नहीं ले लेते हैं, बना देते हैं, उसके बाद फिर उसमें जो है मिसिंग आउट होता है, उसको लेकर जो वाद विवाद बढ़ता है। नहीं, लेकिन इन कानूनों को बने हुए तो 5 साल हो गए। लेबर कोड ऐसा नहीं है कि आज अचानक से सरकार लेकर आई और एक अध्यादेश के तौर पर या इस तरह से इनको लागू कर दिया गया। ये कानून जो है 5 साल पहले से बने हुए हैं, लेकिन और सरकार जिस हिसाब से बता रही है या ज़्यादातर इसके जो प्रोविज़न हम देख रहे हैं वो पूरे के पूरे वर्कफोर्स को ऑर्गेनाइज करने, उसको फॉर्मलाइज करने और देश की तरक्की में एक सहयोग करने वाले और एम्प्लॉयज़ के हित वाले इसके प्रोविज़न बहुत सारे हैं। लेकिन जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, जितने भी कामगार मजदूर संगठन हैं, उनका कहना ये है कि ये जो श्रमिकों की जो लंबे वक्त से एक उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ था, दरअसल ये कानून उनको अंडू करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं जी। इसमें जो एक आप बात कह रहे हो कि हायर एंड फायर वाला एक फॉर्मूला है कि आपको जो है एक डेटा है सर, पहले बात कर लेता हूँ। कहा जा रहा है कि पहले 100 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को छटनी के लिए जो है सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब इस जो सीमा है इसको बढ़ाकर जो है 300 कर दिया गया है। मतलब इसका आसान भाषा में भी है कि सर 300 तक के स्टाफ वाली कंपनी जो है बिना सरकारी अनुमति के जो है हायर एंड फायर हो जाएंगी। बिल्कुल, ऐसे कंपनियों को बिना सरकार से अप्रूवल लिए अपने कर्मचारियों को निकालने की इजाज़त होगी। इस बात को लेके है। दूसरा ये है कि सोशल सिक्योरिटी को लेके मामला है और ये कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा ताकत जो है इन कानूनों में, देखिए कर्मचारी संगठनों का भी ये कहना है कि कुछ तो प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो एम्प्लॉयज़ के हक में है, लेकिन इनको ओवरशैडो करते हैं या इन कानूनों के बहाने कुछ ऐसे रूल्स लेकर आए जा रहे हैं जो कंपनियों को या इंडस्ट्री को या एम्प्लॉयर को ज़्यादा ताकत देते हैं इन कर्मचारियों के मुकाबले। यूनियन बनाने की शर्तों को सीमित कर दिया गया है, स्ट्राइक करने की शर्तों को सीमित कर दिया गया है और इस तरह से एक स्वीपिंग पावर्स दिए गए हैं एम्प्लॉयर को। तो इन चीज़ों को लेके एक बड़ा
मैं कहूँगा कि विरोध प्रदर्शन आज हुआ है और उसको लेके अब वही बात है कि जो मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। बड़ा सवाल विशाल ये है कि क्या जिस तरह से किसान आंदोलन ने एक बड़ी शक्ल ली थी और उसके बाद सरकार को इन 4 कानूनों को वापस लेना पड़ा था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चलकर जो जिस तरह का गतिरोध अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें सरकार को इन कानूनों पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत क्या आप पड़ जाएगी। लैंड एक्विजिशन बिल और जो एग्रीकल्चरल लॉज को लेकर जो विरोध प्रदर्शन होता है उसकी बात आप कह रहे हैं सर? बिल्कुल जी। और उसके बाद इसमें जो आज के जो आंदोलन हुआ, जो प्रदर्शन हुए हैं, उसमें न सिर्फ मजदूर बल्कि किसान संगठन भी शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। जी, मजदूरों का कहना है सर कि जो विरोध करना जो है प्रैक्टिकलिटी में जो है वो असंभव सा हो गया है। इसके अलावा सर कहा जा रहा है कि फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ेंगी। कह रहे हैं कि परमानेंट जॉब्स और जॉब सिक्योरिटी वाला जो मामला है वो कम हो जाएगा। अब ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही लोगों को रखेंगी। ये बहुत चिंताजनक बात है। बिल्कुल, शिफ्ट के घंटे बढ़ाने की बात कही गई कि शिफ्ट के घंटे बढ़ जाएंगे, मजदूरों को या लोगों को, कर्मचारियों को ज़्यादा काम करना होगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेके आपत्तियां अब जो मजदूर संगठन है, चाहे C2 है, एटक है, इनकी तरफ से आना शुरू हो गई हैं। सर यूनियनों का ये भी कहना है कि जो नए नियम है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग को कमजोर कर देंगे। ये भी चिंताजनक बात है। लेकिन सरकार तो कह रही है सर कि बहुत सारे हमने उन्होंने रिफॉर्म्स की थे, चाहे कि गिग इकॉनमी को जोड़ने की बात हो, 50% जो आबादी है महिलाओं को जो है कहा गया कि नाइट शिफ्ट में काम करने की आज़ादी, मैटरनिटी जो लीव है उसको बढ़ाते हुए दिखा गया। फिर लेकिन विरोध करने वाले क्यों ये कह रहे हैं सर कि हमसे राय मशवरा नहीं किया गया? ये बात इनका विरोध जो प्रदर्शन करने वाले जो संगठन हैं उनका ये कहना है कि आपने कुछ तो रियायतें दी हैं, कुछ तो मजदूरों के हक में कानून बनाए हैं, लेकिन उनकी आड़ में आपने स्वीपिंग पावर्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अथॉरिटी दे दी है इनको, एम्प्लॉयर को और इंडस्ट्री को, कंपनियों को, जहां से अब श्रमिकों के हकों का उनका एक तरह से शोषण करने के रास्ते खुलेंगे। उनसे ज़्यादा काम कराना या उनकी जो एक तरह के वर्किंग कंडीशंस हैं उसको उसमें उनको मुश्किलें पेश आएगी। लेकिन सर एक और चिंताजनक बात यह है जो मजदूर संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक सरकार जो है सुनवाई नहीं करती वे देश भर में जो है प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। बिल्कुल। तो मतलब लगता है कि ये खत्म होने वाला नहीं है, लंबा खिंचेगा ये मामला। बिल्कुल, यही असल में बड़ी चिंता दिखाई दे रही, क्योंकि हमने जितना इन कानूनों को अब तक डिकोड किया, अब तक जितना हम लोगों ने इन कानूनों के बारे में चर्चा की, इसके तमाम प्रावधान ऐसे हैं जो एक नए डिजिटल भारत, एक नए उभरते हुए देश की जो वर्कफोर्स की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने वाले हैं, और उसके साथ ही ये इंडस्ट्री की ज़रूरतों को भी पूरा करने वाले हैं। एक बड़ा जो फैक्टर जिस पे आज हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे जी वो है रीस्किलिंग फंड को लेकर सर, जो कहा जा रहा था कि नई लेबर कोड जो लागू होने के बाद कर्मचारियों के लिए जो नौकरी से निकालने जाने की जो तुलना है वो जो बहुत पहले जो है तकलीफ दे रहती थी, उसको बहुत जो है उस पेन को कम करने की कोशिश की जा रही है। कहा तो जा रहा है कि जब मान लीजिए आपको कंपनियां निकालेंगी उस समय तो कंपनसेशन दिया जाएगा ही। उसके अलावा भी आपसे न्यूज रूम में भी चर्चा हम कर रहे थे सर, आप कह रहे थे कि 15 दिन के आसपास का कोई एक फंड है जिसको कहा जा रहा है कि रीस्किलिंग फंड, उसको भी और उसी के साथ एडिशन के तौर पर देने की कोशिश की जाएगी। ये पूरा मामला क्या है सर, इसको भी हम आपसे समझना बिल्कुल। जो रिट्रेंचमेंट है, यानी ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई आर्थिक मुश्किल आ गई या किसी और वजह से कंपनी शट डाउन हो रही है या किसी दूसरी वजह से कुछ लोगों को अगर निकालना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनियों को एक रीस्किलिंग फंड तैयार करना होगा, जिसमें किसी भी निकाले जाने वाले एम्प्लॉय की 15 दिन की सैलरी के बराबर का फंड आपको उसको देना होगा। जिसको आप निकाल रहे हैं 45 दिन के भीतर आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा उस पैकेज से अलग होगा जो आप किसी एम्प्लॉय को निकाले जाते वक्त आप उसको देते हैं। कई बार 1 महीने की सैलरी होती है, कई बार 3 महीने या 6 महीने, और कई मामलों में 1-1 साल तक की सैलरी कंपनियां देती हैं। विशाल जी कहा जा रहा है सर कि अब 2 चीज़ें मिलेंगी। जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि हर पूरे किए गए साल पर 15 दिन की सैलरी, और रीस्किलिंग फंड जो है वो 15 दिन की सैलरी जो एक बार में अलग से जो है ये एडिशन ऑन मिलता हुआ दिखेगा। सर इससे फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा? कहा जा रहा है कि जो जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां भी हैं। पिछले कुछ अगर मैक्रो लेवल पे अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें, पिछले कुछ वर्षों में, और आप ये मानकर चलिए कि करीबन 10-15 साल से ऐसा हुआ है कि एक जो
अनिश्चितता की जी। स्थिति लगातार ग्लोबल लेवल पर, रिसेशन बार बार आना, अलग नहीं, फिर अभी हम कोविड लोगों ने आया। देखा सर, अभी हम लोगों ने देखा सूरत में, आप नोएडा की बात कर रहे थे, और तमाम जितने जो फैक्ट्रीज हब में है, जहां कहा गया कि एक्सपोर्ट में जो जिस तरह से गिरावट आ रही है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर सर, जो कहा गया उसकी वजह से लोगों की नौकरियां कम चलेगी। तो वो फैक्टर्स पर दिया गया कि मान लीजिए आपका कंपनी का काम कम हो जाए, बंद हो जाए, मशीनें मान लीजिए हद से ज़्यादा आ जाए, आप मैन पावर की जरूरत कम हो जाए, उस समय आपको निकाला जाए, प्रोजेक्ट्स बंद हो जाए, या कहा जा रहा है कि बिजनेस को ही रिस्ट्रक्चरिंग करने वाला मामला आ जाए, उस समय अगर आपको निकाला जाएगा तो ये फंड्स आपको दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी अनिश्चितता की स्थितियां पिछले 10-15 सालों में अगर आप देखेंगे तो बार बार पैदा हुई हैं। बढ़ गई हैं 2008 बहुत। की जो सब प्राइम क्राइसिस आई, उसके बाद पूरी दुनिया में रिसेशन का दौर देखा गया, उसमें लाखों नौकरियां गईं जी। भारत सहित तमाम देशों में। फिर कोविड का दौर हमने देखा, जिसमें फिर लोगों की कमाई बंद हुई, मजदूरों को अपने घर वापस जाना पड़ा, और बहुत बड़ी एक आर्थिक उथल पुथल हमने होते हुए देखी। इसके बाद अब हम फिर देख रहे हैं कि एआई आया, दुनिया भर में इश्यूज चल रहे हैं, टैरिफ के इश्यूज हैं। तो ये अब एक स्थायी तौर पर एक ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पे कि कुछ ना कुछ हलचल अब दुनिया भर में बनी रहती है, उसका सीधा असर जॉब सेक्टर पे पड़ता है। जी। जब जो ऑटो सेक्टर की क्राइसिस आई, तो ऑटो सेक्टर मास लेवल पे रिक्रूटमेंट करता है, वहाँ चटनी हमने देखी। कई बार ऐसा होता हुआ देखा कि ओईएम्स को बड़े पैमाने पर ले ऑफ करने पड़े, प्रोडक्शन घटाना पड़ा। तो वहाँ जब आप नौकरी से किसी को हटा रहे हैं, तो उस वर्कर के फ्यूचर के लिए आप उसको एक पैसा दें, इसका इंतजाम यहाँ पे करने की कोशिश विशाल की लेकिन गई है। सर ध्यान देने वाली बात यह है कि रीस्किलिंग फंड उनको नहीं मिलेगा जिन पर जो है आरोप आएगा मिसकंडक्ट का, अगर गलत काम करते हुए आप जो है आपको निकाला गया कंपनी से, उनको नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस अगर खराब होगी तो वहाँ आपको नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, रिटायरमेंट है या हार्ट का जो प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम अगर जो है, उन वजहों से जो है आपको ये चीज़ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए सर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दो खबरें हैं, इसको लेकर आगे भी इस पर खबर पर हम लोग बने रहेंगे, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन वो तो बदस्तूर जारी रहेगा, और लेकिन सरकार भी कह रही है कि हमने बहुत चीज़ की है। तो अब देखना होगा कि कुल मिलाकर कहाँ ये स्थिति आकर जो है सेटल डाउन होती है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। भारत की टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल अब आने वाले 3 से 5 सालों में करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग करेंगी। कहा जा रहा है प्रवीण सर कि ये पैसा वे अपनी नेटवर्क क्वालिटी और स्पीड को बेहतर बनाने में लगाएंगी। सर, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है टेलीकॉम कंपनियों को, और क्या टेलीकॉम कंपनियों को अब समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, जनता के पास सही में प्रॉब्लम है, फ़ोन करते हैं या मेट्रो में जाते हैं तो भाई फ़ोन कट जाता है, फ़ोन किसी को लगाते हैं लग किसी और को जाता है, फ़ोन लगने में कहा जाता है कि अभी इनका जो है जो सर्विस जो है, इनका जो नेटवर्क है, नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जा रही है अगले 3 से 4 साल। हाँ, बिल्कुल। न केवल कॉल कनेक्ट करने और कॉल की क्वालिटी को लेके चीज़ें दुरुस्त होने की बात है, बल्कि डेटा सर्विसेज जो हैं वहाँ पे भी जो आपका बफर होता है, आपको नेटवर्क नहीं मिलता, आपका फ़ोन पे इंटरनेट नहीं चलता, इस सब को दुरुस्त करने के लिए अब जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो 3 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं जी। इसमें 5G रोल आउट, एक जो बड़ी बात कही जा रही है, वो तकरीबन हो चुका है। 90% के लगभग 5G रोल आउट हो चुका है। अब जो ऑप्टिकल फाइबर को घर घर तक पहुंचाना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को सुधारना, जिसको लेके बार बार ट्राई ने भी टेलीकॉम कंपनियों के को थोड़ा सख्त करने का कोशिश किया है। कंज्यूमर्स की शिकायतें बार बार आई हैं। दूसरा, डेटा को किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है, गांव देहात ब्रॉडबैंड सर्विसेज किस तरह दी जा सकती हैं, इस सब को करने के लिए कंपनियां अब एक नए फेज में जाने की विशाल तैयारी कर रही हैं। जी सर, एआई पेनिट्रेशन की भी बात कही जा रही है सर। कहा जा रहा है कि कंपनियां जो है एआई नेटवर्क से जो है नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करेंगी। इससे मतलब है कि कम कॉल ड्रॉप्स होंगे, बेहतर स्पीड आपको मिलती हुई नजर आएगी, और जो है ट्रैफिक का जो कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी और जो है रोबस्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि मोबाइल डेटा का जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल, हाँ, तो कहा जा रहा है कि आज जो है एक औसत व्यक्ति जो है महीने में करीबन 22 GB डेटा जो है कंज्यूम कर रहा है सर। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और तमाम जो आप देखिए इंस्टाग्राम पर, सब जगह पर जो है कंजम्पशन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा कंजम्पशन पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन वाले देशों में भारत है, और चीपेस्ट डेटा भी है बॉस, और सबसे सस्ती दरें भी हैं, और लोगों के पास नौकरियां भी नहीं है। लोगों के पास नहीं, नौकरियां नहीं है, ये खैर अलग समय बात है, बहुत है ना, भरपूर है ना। बट एक क्रिएटर इकोनॉमी डेवलप हुई है।
बहुत सारा ई कॉमर्स का बिजनेस है, उससे उसके साथ एंटरटेनमेंट हो या गेम्स हो, इन सब तमाम चीज़ों को अगर आप ऐड करेंगे तो डेटा कंजम्पशन इंडिया में हैवी है। इस पे कंपनियों का पुश बहुत ज़्यादा है, कॉल से ज़्यादा, कि डेटा को किस तरह से हमको लोगों तक इस खपत को और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और यहाँ से आप किस तरह से रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, आरपू को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो कंपनियों के एक दिमाग में है जी। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए कंपनियां ये लगाने वाली हैं, उसका बोझ तो हम ही लोग पे आएगा तो ना। इसके साथ क्या जो टैरिफ की हाइक का भी इसके साथ लिंक होगा कि साहब हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो अब आपको पे करना पड़ेगा भाई। पे करना पड़ेगा, और तो क्या भारतीय कंज्यूमर्स को अब और ज़्यादा पैसे चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, चाहे डेटा के मामले में या रिचार्ज प्लान को लेके हो। ये एक बड़ा मसला ज़रूर है और जिसको लेके बार बार जेफरीज और दूसरी रिपोर्ट्स भी आई कि साहब इस साल दिसंबर में डेटा माफ़ कीजिएगा टैरिफ जो है वो बढ़ेंगे, आपके रिचार्ज प्लान महंगे होंगे, फिर अगले साल मई जून तक फिर से बढ़ सकते हैं। जियो का आईपीओ भी अगले साल आना है, तो वहाँ पे भी माना ये जा रहा है कि उससे ठीक पहले एक टैरिफ हाइक का दौर और चल सकता है। अब सर मान लीजिए जब जियो बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है कि और भी जितने भी जो कंपनीज हैं वो तो भी एक साथ एक क्रम में बढ़ेंगे, रातों रात बढ़ जाएंगे। बेस जो पैक था अब तक रिचार्ज प्लान था उसको कंपनियां ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर चुकी हैं, और उसको 350 का जो पैक था वो अब 399 का हो चुका है, 250 का पैक था वो 300 रुपये का हो चुका है। तो इस तरह से अपने बेस पैक को कंपनियां उसके प्राइस ऑलरेडी बढ़ा चुकी है विशाल। यानी तो मतलब झटका लगना तो स्वाभाविक है सर। झटका लगना तय है लोगों को। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में व्यापार शुरू करना और चलाना अक्सर जो है कागजी झंझट, परमिट, लाइसेंस और अचानक आने वाले इंस्पेक्शन की वजह से लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए नीति आयोग की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव दिया। कहा कि अधिकांश लाइसेंस और जो परमिट जो है खत्म किए जाएं, लाइसेंस की जगह सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफ़ी होगा, इंस्पेक्टर राज खत्म किए जाए, नए नियम जो है साल में सिर्फ एक तय समय पर बदले। कैसे देख रहे हैं सर इन सुझावों को? लगातार सर जब भी हम लोग सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते थे उस समय 1991 के आसपास ये चीज़ें कही गई कि एलपीजी जो अब आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसी समय जो है इन सब चीज़ों को भी खत्म करने की कोशिश की गई अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहा गया कि इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज और ये जो है डीलर और ये जो होता है कि किरासन तेल आपको मिलेगा, कोटा सिस्टम एग्जैक्टली, उसको खत्म करने की कोशिश की गई। तो क्या वो अभी भी चल रहा था क्या कि नीति आयोग को ऐसी बातें कहनी बिल्कुल अभी चल रहा था, नहीं चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। और अब जो नीति आयोग में जो राजीव गाबा की अगुवाई वाला जो एक पैनल सरकार ने बनाया था रिफॉर्म को लेके, बेसिकली उसने कुछ बड़ी सिफारिशें दी हैं सरकार को कि इन सिफारिशों को या इनको नए रिफॉर्म का जो अब चक्का चले उसमें इन चीज़ों को शामिल किया जाए जी। इसमें लाइसेंसेस देने की प्रक्रिया को पूरी को ख़त्म किया जाए, परमिट की प्रक्रिया को पूरी को ख़त्म किया जाए, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने का, इंस्पेक्टर राज, इस सब को पूरी तरह से हटाने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। और ये रिफॉर्म की एक नई कड़ी विशाल साबित हो सकता है, क्योंकि पूरे देश की जो इंडस्ट्री है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, आप अलग अलग इंस्टेंसेस उठा लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, उनमें बार बार ये आता है कि साहब धंधा खोलने गए या बिजनेस कोई चला रहा है तो उसको जो ब्यूरोक्रेसी के जो या सिस्टम जो है उसमें इतना बुरी तरह लोग फंस जाते हैं कि वहाँ से अपना कारोबार चलाना मुश्किल हो जाता है और कई तरह की समस्याएं आती हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में हम लोगों ने कई ऐसी जो है न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी भी, आपसे साथ जो हम लोगों ने चर्चा भी की थी, एक कस्टम वाला मामला जो आया था सर, क्या मैं उस कहानी को इस कहानी से जोड़कर देख सकता हूं, जिसमें कहा गया कि कस्टम अधिकारी जो है देखिए हमसे फ़ोन पर देखिए प्रूफ है कि कैसे उन्होंने घूस लिया, किस तरह से मैंने बार बार जो है उनको ऑनलाइन पेमेंट किया, क्योंकि वो सामान जो है इधर मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे थे, बहुत प्रावधान था, बहुत तरह की जो है बंदिशें लगाई गई थी। उस पर क्या हुआ उसको लेकर बड़ी रार हुई सर, आप भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया सरकार की जांच हुई, बाकी एक जो मिडिल मैन टाइप के जो होते हैं कस्टम्स के उसमें उन पे नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है सर कि जिस तरह से ये खबरें आती हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो ये एक इसका मतलब टिप ऑफ एन आइसबर्ग वाला मामला है, बाकी तो जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो बहुत बड़ी है। इसमें के जो कमियों को हटाना, इसमें से इन सब चीज़ों को निकालना, ये एक बड़ा टास्क है, एक मेहनत टास्क जैसे बोला जाता है वो है। लेकिन सिफारिशें अब जरूर आ गई हैं। लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आप पूरी तरह हटाना चाहते हैं कि साहब
जो बिना वजह के लाइसेंस देना, बिना वजह के परमिट्स की डिमांड करना, बिना वजह के एनओसीज को मांगना, इस सब को ख़त्म किया जाए। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात कही गई है सर कि छोटे मोटे उल्लंघनों को जो है अपराध की श्रेणी में मत लाइए कि हाँ भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, उसको आप तुरंत आप उसी का डर दिखाकर चलो अब बंद करो, अब लाओ हमको चढ़ावा दो, बिल्कुल इनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब कहा जा रहा है सर कि सारी फाइलिंग और जो कागजी प्रक्रिया है उसको भी डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर कुल मिलाकर देखें सर तो छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को, स्टार्टअप्स करने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो और थोड़ा जो है आसान हो सकता है। इसमें स्टेबल पॉलिसीज़ की भी बात की है और टैक्स रिजीम की भी बात की है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो रातों रात चेंज ना हो, अचानक से ना बदलें। कई बार हम लोगों ने देखा है बॉस कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है टैक्स लग जाता है, उसको लेकर भी रार होता है। तो यही है, और इस चीज़ को लेके जो पॉलिसीज़ की स्टेबिलिटी की बात है उसको लेके आप ये समझिए कि विदेशी कंपनियां भी बहुत परेशान रहती। भारत में एफडीआई इन्वेस्टमेंट अगर अटकता है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि जो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनको एक बहुत अनस्टेबल माना जाता है और टैक्स रिजीम को भी बहुत अनस्टेबल माना जाता है कि कभी भी सरकार किसी भी तरह का टैक्स एक डिमांड जनरेट कर सकती। इस वजह से विदेशी भारत में पैसा लगाने से हिचकते हैं। अब इस पैनल ने ये डिमांड की है कि आप यहाँ पे स्टेबल पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क बनाइए, टैक्स रिजीम को प्रेडिक्टेबल बनाइए कि आप अगर पैसा लगाएंगे तो आप पे तकरीबन इतना टैक्स बनेगा। क्या सर इस कहानी में वीआई वाला मामला ऐड करके देखा जा सकता है क्या? न सिर्फ वीआई बल्कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे कि टैक्स की डिमांड की गई, कंपनी ने कहा कि साहब हमको तो पता नहीं था, पहले आप जब हमने इन्वेस्टमेंट किया तब इस बात का अंदाजा नहीं था, सरकार ने पीछे बैकडेट के टैक्स डिमांड निकाल दी इन कंपनियों पे। कंप्लायंस कॉस्ट की इसमें बात की गई कि किसी भी नियम को अगर लाया जाता है तो उसके पीछे पहले ये देखा जाए कि इसका कंप्लायंस की कॉस्ट क्या बैठेगी सरकार पर भी और कंपनी पर भी, और इससे क्या सिस्टम में फिर एक मकड़जाल पैदा होगा। इन सब चीज़ों को पहले देखा जाए, उसके बाद ही किसी नियम को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो बहुत बड़े, बहुत स्वीपिंग रिफॉर्म की बात की गई है राजीव गौबा के पैनल ने जी। इनको अगर लागू किया जाता है तो एक नए रिफॉर्म की एक तरह से मैं कहूँगा कि श्रेणी में फिर से चीज़ों के जाने का रास्ता साफ होगा। और सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उसमें भी सुधार आने को उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए प्रवीण सर, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।